हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। तो आपने कई बार सुना होगा कि अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन आपका चल रहा है, यानी कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है। लेकिन अगर आप कई सारे दुकान में जाएंगे कंप्यूटर खरीदने, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बताया जाता है या फिर किसी के जुबान से भी आप सुने भी होंगे कि ये कौन सा जनरेशन चाहिए, 13 चाहिए या फिर 14 चाहिए, है ना, या फिर 11 जनरेशन चाहिए या फिर 12 जनरेशन चाहिए या फिर 7 जनरेशन का कंप्यूटर, है ना। ऐसा बहुत सारा जो है ना ये सब आप सुने होंगे। तो ये होता क्या है कि अभी मार्केट में जब आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे बताया जाता है 14 जनरेशन चल रहा है ना, 14 जनरेशन है या फिर 7 जनरेशन है या फिर 10 जनरेशन हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि केवल जो अभी आपका चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। तो इसमें कई सारे बच्चे के मन में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं आप सभी का दूर करने वाला हूँ। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। तो एकदम शुरू से देखेंगे, है ना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारे चीज़ों को डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये जो भी आपका टाइम टेबल है, जो भी चीज़ मैं कवर करूँगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में आप करेक्ट आंसर को टिक मार के आएंगे, ठीक है। ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन है वो कौन सा है। तो फर्स्ट जनरेशन जो आपका आया था वो आया था 1940 से लेकर 1956 तक चला था, ठीक है। ये चला था आपका फर्स्ट जनरेशन। तो इसके बारे में कह रहा है कि यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए इसमें क्या यूज़ किया गया था। तो प्रोसेसिंग के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, ठीक है। यानी कि अभी आजकल क्या चल रहा है, तो आजकल प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू का यूज़ किया जा रहा है ना। आपने सुना भी होगा कि सीपीयू का यूज हो रहा है, लेकिन पहले क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर वेयर वेरी लार्ज बल्कि एंड स्लो इन स्पीड, यानी कि क्या था कि लार्ज था, बहुत ही बल्कि था और बहुत स्लो काम करता था, एकदम धीरे धीरे काम करता था। क्यों करता था, तो करने का रीज़न यही था कि ये जो था इसमें वैक्यूम ट्यूब लगा था, जिसकी वजह से बहुत बल्कि था, बहुत लार्ज था, है ना। आप सुने भी होंगे कि पहले का जो कंप्यूटर हुआ करता था, आज जो आप डेस्कटॉप देख रहे हैं या फिर लैपटॉप देख रहे हैं या फिर पैमटॉप हो गया या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार्केट में आपका इस टाइप का लैपटॉप इतना छोटा आ गया, जी नहीं। इसके पीछे कई सारे साल का रिसर्च चला, कई सारे ये साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग काम किए, तब जाके आपके सामने ये वाला कंप्यूटर आपके सामने आया, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि बहुत लार्ज था, बहुत ही बल्कि था और जो काम करने का जो स्पीड था काफ़ी स्लो था, ठीक है। उसके बाद करेंगे दे प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा बिजली खपत करता था, ठीक है। प्रोड्यूस यानी कि बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता था, यानी कि हीटिंग जो था, यानी कि गर्म जो होता था ये बहुत जल्दी हो जाता था। कौन सा, तो ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था 1940 से चला था, कब तक ना 1956 तक चला था। तो यही कह रहा है कि बहुत हीट होता था, हीट होने की वजह से क्या होता था कि बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता था, ये वाला जनरेशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, है ना। इसका साइज भी बहुत बड़ा था। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि यूज्ड मशीन लैंग्वेज, यानी कि इसमें क्या हुआ था, तो इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, यानी कि 0 एंड 1, यानी कि इसको बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोला जाता है, तो बाइनरी। आपसे कभी भी एमसीक्यू आ सकता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था। तो आपको बताना है कि 0 एंड 1 को यूज किया गया था और इसको बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज़ किया गया था। अब इसका जो सबसे पहला जो एग्जांपल है, तो इनिएक कंप्यूटर इसका एग्जांपल था, और ये इनिएक था और यूनिवेक था, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर, ये मैं क्लियर करा दिया हूँ किसमें, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाले के टॉपिक में ये वाला कंप्यूटर मैं क्लियर करा दिया हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो आप एक लाइन में समझिए कि फर्स्ट जनरेशन जो आपका चला था वो चला था 1940 से लेके 1956 तक चला था, ये था पहला। उसके बाद में इसमें जो यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत ही बड़ा था, बहुत 1-2 कमरे के बराबर था, बहुत बल्कि था, बहुत लार्ज था, है ना। और काम करने का जो स्पीड था काफ़ी कम था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा हीट होता था, हीट होने की वजह से क्या होता है, कंप्यूटर जल्दी ख़राब भी हो जाता था। उसके बाद में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी, बिजली का भी खपत बहुत ज़्यादा करता था। और इसमें जो यूज हुआ था कौन सा लैंग्वेज, तो बाइनरी लैंग्वेज,
यानी कि 0 एंड 1। अब देखिए ये लैंग्वेज क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिएगा। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ये जो लैंग्वेज होता है तो ये कुछ इस टाइप का लैंग्वेज होता था, 0 1 के फॉर्मेट में ये आपका लैंग्वेज होता था। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये टोटल 8 डिजिट का, ये 0 एंड 1 को मिला के 8 डिजिट का नंबर होता था। ठीक है, ये हो गया बाइनरी लैंग्वेज। और इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ तो बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल हो जाता था 65। क्या हो जाता था, 65। डेसिमल की अगर बात कीजिएगा तो 65। इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि 0 1 ये होता क्या है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, बस समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए। और ये 65 का मतलब क्या होता है, तो 65 क्या है कि एक कोड हो गया, यानी कि ये एक कोड हो गया और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 65। और 65 का मतलब होता था ए। क्या होता था, ए। अगर आप अपने कंप्यूटर में ए टाइप करना चाहते किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उस समय, तो क्या करना पड़ता था, तो इतने कोड को आपको फिल करना पड़ता था, इतने कोड को टाइप करना पड़ता था, तब जाके। ठीक उसी प्रकार से 65 में क्या होता था, 66 का मतलब यानी कि बी। ठीक है, फिर 67 के मतलब क्या, तो सी। मतलब इसी तरह से आगे बढ़ता था। तो ये था क्या चीज़, तो पहले का देख रहे हैं ना कितना ये डिफिकल्ट हुआ करता था लैंग्वेज, जो कि इसी को बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका ये सेकेंड जनरेशन जो चला था वो चला था 1956 से लेकर 1963 तक। ठीक है, इस बीच में चला था सेकेंड जनरेशन। अब इसमें कह रहा है कि यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी कि इसमें तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। क्या किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब। लेकिन इसमें क्या किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर लगाने से फायदा क्या हुआ कि इससे थोड़ा सा इसका साइज कम हो गया। ठीक है, इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम था तो हीटिंग भी थोड़ा सा कम हो गया। बहुत ज़्यादा ये बड़ा था, लार्ज था, है ना, बल्कि था, तो ये सब क्या हो गया, थोड़ा सा पहले से रिलायबल हो गया, यानी कि चलाने में भी ठीक था। और हीटिंग कम था तो खराब भी बहुत कम होता था। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्यूटर बिकम स्मॉलर फास्ट एंड यूज लेस पावर, यानी क्या था कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट हो गया, है ना, स्मॉल छोटा भी हो गया था, थोड़ा फास्ट भी काम करता था। उसके बाद में कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस असेंबलिंग लैंग्वेज, यानी कि इंट्रोड्यूस इसमें जो यूज किया गया था कौन सा लैंग्वेज, तो असेंबलिंग लैंग्वेज। आपसे कभी पूछा जाएगा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज को यूज किया गया था, तो आपको सीधा बताना है क्या चीज़, तो असेंबलिंग लैंग्वेज। क्लियर है, इसमें कौन सा लैंग्वेज, तो इसमें बाइनरी लैंग्वेज को यूज किया गया था, यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। लेकिन इसमें जो यूज हुआ था वो हुआ था आपका असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिएगा, पहले इसको समझा देता हूँ उसके बाद आगे बताता हूँ। देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या था कि इससे थोड़ा सा आसान हुआ, है ना। पहले अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप पहले बताना चाहते थे कि ए और बी को जोड़े, कंप्यूटर को बताना अगर चाहते हैं, अगर बताना होता था कि ए और बी को जोड़े, तो पहले क्या करना पड़ता था, पहले ये इस कोड को डालना पड़ता था। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का कोड आता था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हुआ आपका 1। ठीक है, ये क्या हुआ, तो मान लेते हैं कि ए हो गया। ठीक है, कुछ ये हो गया, फिर इसी में क्या हुआ कि ये मान लेते हैं कि बी हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या चीज़, तो ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, तब जाकर रिजल्ट आपका सी में आता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले आप क्या कीजिए इसको समझिए। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि आप इसके मुकाबले ये बहुत ही आसान हो गया। आसान क्या हो गया कि अगर आप उस समय चाहते थे कि हमें ए और बी को जोड़ना, तो सीधा क्या करना होता था, बस उसमें बताना पड़ता था कि ऐड। ठीक है, यानी कि ऐड ADD। ठीक है, ऐड, उसके बाद में सीधा बता दीजिए ए कॉमा बी। ठीक है, तो ए कॉमा बी, बस ए और बी को क्या कर देता था, तो जोड़ देता था। तो ये था, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत ही लंबा था, तो ये क्या हुआ कि थोड़ा आसान भी हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन थोड़ा सा आपका इससे थोड़ा सा बहुत ही आसान हो गया और चलाना काफ़ी आसान हो गया। नेक्स्ट जो था वो आपका चला थर्ड जनरेशन, जो कि चला था 1964 से लेकर 1971 तक चला था। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन चला था, ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बुक वगैरह में देखेंगे तो थोड़ा सा डेट तो क्या होगा कि इधर से उधर मिलेगा। ठीक है, कभी आपको हो सकता है कि मिल जाएगा यहाँ पे 1940 है ना, तो कभी आपको मिल सकता है 1944 मिल सकता है, या 1945 ऐसा कुछ मिल सकता है। तो घबराना नहीं है, बस ये जो आपका मिला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे 100% क्लियर है, 100% बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि बहुत सारे देखिए प्रोफेशनल बुक वगैरह में यही सब दिया होता है, जैसे कि NCERT बुक का उठा लीजिए, है ना, उसमें भी यही है। या फिर आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप SSC की बात कर लीजिए,
या फिर रेलवेज़ का बात कर लीजिए, है ना। तो इन सारे जगहों पे क्या है कि एक ये चीज़ को रखा जाता है, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर टिक मारते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका परफेक्ट होगा, यानी कि 100% आपका सही होगा। लेकिन इंटरनेट पर या फिर कहीं भी देखिएगा तो थोड़ा सा डेट इधर से उधर हो जाता है। अब होता क्यों है, पहले इस रीजन को समझिएगा। क्योंकि देखिए जो जनरेशन है इसको प्रोफेशनली या फिर किसी भी, है ना, गवर्नमेंट साइट वगैरह पे या फिर गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको कंप्लीट 100% कंप्लीट नहीं बताया गया कि इतने डेट में ये चला था, ठीक है। बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थोड़ा सा इधर से उधर टाइम पीरियड को बताया जाता है कि हर जगह पे आप देख लीजिएगा तो हर जगह पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका चला था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग टिक मारेंगे तो 100% आपका सही होगा, क्योंकि ये जो बनाया गया है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सारा का सारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद थर्ड जनरेशन जो चला था वो तो मैं बता ही दिया कि चला था 1964 से लेकर 1971 तक चला था। अब कह रहे हैं कि यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आप आईसी का नाम सुने होंगे, है ना। मोबाइल में बताया जाता है कि मोबाइल में आईसी खराब हो चुका है, सिस्टम कंप्यूटर में आईसी खराब हो चुका है। तो आज के भी जनरेशन में, आज का जो कंप्यूटर देख रहे हैं उसमें भी आईसी का ही यूज होता है, ठीक है। तो इस थर्ड वाले जनरेशन में क्या हुआ था कि आईसी का यूज किया गया था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपको याद कर लेना है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बता देना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। कह रहे हैं कंप्यूटर बिकम इवन स्मॉलर एंड फास्ट, यानी कि पहले के मुकाबले क्या हुआ कि ये और ज़्यादा छोटा हो गया और ज़्यादा फास्ट काम करने लगा ना। ये कह रहे हैं कि यूज हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ था, आपसे कभी भी पूछा जाएगा बताइए थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था, तो आपको बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया गया था। क्लियर है। चलिए, इसमें जैसे कि बता रहे कि लाइक कोबल था, है ना, कोबल लैंग्वेज था और फर्टन लैंग्वेज था। ये दोनों जो था जो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। देखिए कोबल लैंग्वेज उस समय किसके लिए यूज किया गया था, जितने बिजनेस वगैरह होते हैं ना, बिजनेस वगैरह थे उनके लिए इस लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। और फर्टन जो ये फर्टन जो लैंग्वेज थे इसको जो यूज़ किया गया था इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए, इसको डिजाइन किया गया था और वही लोग क्या करते थे, इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। क्लियर है। और कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप, यानी कि यहीं पे क्या हुआ कि जो आज आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, यानी कि पहले क्या हुआ करता था, पहले इस टाइप का आपका कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। जो आप जो भी देख रहे हैं, मान लेते हैं कि जितने भी चीज़ आप देखते हैं, जितने भी आइकन देखते हैं, है ना, जितने भी ये सारा चीज़ देख रहे हैं, जितने भी आइकन देख रहे हैं, चाहे सिस्टम में भी कहीं पर भी जो भी आप आइकन देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। जैसे कि डेट ही देखना है तो यहाँ पे आराम से डेट देख सकते हैं, बैटरी कितना चार्ज है वो देख सकते हैं, यहाँ पे माइक कनेक्ट है कि नहीं है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। वेदर देखते हैं ना, ये मौसम देख सकते, वेदर देख सकते हैं कितना है, और यहाँ से सारा का सारा चीज़ यहाँ पे एकदम विजुअल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपको डेट भी देखना होता था ना, या फिर अगर आपको टाइम भी देखना पड़ता था तो आपको कोडिंग करना पड़ता था, बड़े बड़े कोड को याद करना पड़ता था। तो यही कह रहा है कि यहाँ से क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एकदम विजुअल दिखाई दे रहा है ना। कहा भी जाता है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सिस्टम को आज के डेट में चला ले रहा है, मोबाइल को चला ले रहा है। क्यों चला रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ, उसमें आइकन मिल जाएगा, मेनू मिल जाएगा। देखिए मेनू का मतलब क्या है कि इंसर्ट मेनू हो गया, डिजाइन हो गया, ट्रांजिशंस हो गया, अलग अलग मेनू मिल जाएगा और अलग अलग आइकन्स मिल जाएगा, जिस आइकन के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू विजुअल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं और आप अपने कामों को आराम से कर सकते हैं। तो ये कब आया, तो ये जो आया, जो भी आप देख रहे हैं, ये आया था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वीडियो अभी तक, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, विंडोज़ वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपका फोर्थ जो जनरेशन आया था, ये आया था कब, तो ये आया था 1971 से लेकर प्रेजेंट, यानी कि अब भी आजकल जो भी आप देख रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। यानी कि फोर्थ जनरेशन में क्या है कि 1971 से लेकर प्रेजेंट अभी तक जो चल रहा है कौन सा जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन। अब इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि डेवलप माइक्रो प्रोसेसर, यहीं से क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप हुआ, ठीक है। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, पहले क्या हुआ करता था, तो बड़े बड़े, है ना, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, ठीक है। यानी कि हर काम के लिए वैक्यूम ट्यूब, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया, इसके वजह से कंप्यूटर बड़ा हो गया। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब को हटा के क्या लगाएगा, तो ट्रांजिस्टर को लगाएगा, तो इसे थोड़ा सा और छोटा हो गया, है ना, हर काम के लिए ट्रांजिस्टर लगाएगा। और इसको हटा के आईसी का यूज़ किया गया। अब क्या किया गया कि पहले तो ये आपका आईसी लगता था, ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया कि माइक्रो प्रोसेसर में कई सारे आईसी को लगा दिया गया, ताकि उससे क्या हुआ कि एक ही माइक्रो प्रोसेसर में, जिससे क्या होगा कंप्यूटर बहुत ही छोटा होगा। देखिए ना आज से कंप्यूटर कितना छोटा है, लेकिन पहले कंप्यूटर आप देख लीजिए कितना बड़ा
हुआ करता था, बहुत 2-2 कमरे के बराबर हुआ करता था, फिर एक अलमारी के बराबर आया, इसमें एक अलमारी के बराबर आया, इससे थोड़ा सा और छोटा आया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल छोटा आ गया, यानी कि एक डेस्कटॉप पे भी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया, यानी कि यहीं से डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि पीसी का निर्माण हो गया और छोटा छोटा कंप्यूटर आने लगा। कह रहा है कि ऑल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस वेयर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल चिप, यानी कि सिंगल चिप यानी कि माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप में इन सारे चीज़ों को रख दिया गया। देख लीजिए आजकल जो भी कंप्यूटर है एक सिंगल चिप में ही सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को ही बोला जाता है पीसी। कभी भी आपसे पूछा जाए बताइए पीसी किसको बोला जाता है, तो आपको सीधा कहना है कि पीसी को ही बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। पी फॉर पर्सनल और सी फॉर कंप्यूटर। इंक्रीज, यहीं से पीसी का पीसी यहाँ से क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा, यानी कि बढ़ने लगा यहाँ से धीरे धीरे। बिग इंप्रूवमेंट इन स्पीड, यानी कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत बड़ा सुधार यहीं से स्पीड में हो गया, मेमोरी में हो गया, एंड साइज एग्जाम्पल, यानी कि साइज में भी बहुत बड़ा बदलाव हो गया, यानी कि छोटा हो गया, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, इंटेल। देखिए आजकल जो भी कंप्यूटर वगैरह आ रहा है उसमें देखिएगा कि इंटेल का ही ये प्रोसेसर वगैरह लगा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद आपका 5th जनरेशन। अब देखिएगा 5th जनरेशन जो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक चलने वाला है। ठीक है, अब कहिएगा फ्यूचर का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ना। फ्यूचर का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि देखिए अभी तो चल रहा है आपका 4th जनरेशन, 5th जनरेशन भी मार्केट में आ चुका है ना। 5th जनरेशन में क्या है कि एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, पहले समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि ये किस पे बेस है, तो ये जो बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस, यानी कि आपने नाम भी सुना होगा एआई, तो एआई पे ये आधारित है। कह रहे कि यूज ऑफ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, रोबोटिक्स, मशीन लैंग्वेज एटसेट्रा, यानी कि इसमें क्या यूज होता है, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आप हे श्री का नाम सुने होंगे, किसका, तो हे श्री का। या फिर आप अगर एंड्रॉयड यूजर है तो आप किसका नाम सुने होंगे, तो आप सुने होंगे ओके गूगल का। ठीक है, ओके गूगल यानी गूगल असिस्टेंट होगा, तो उससे आप कुछ भी पूछेंगे तो प्रॉपर वे में जवाब देगा। जैसे कि आप कोई भी चीज़ पूछना चाहेंगे, जो भी आप पूछताछ करेंगे तो ये ओके गूगल क्या करेगा, आपके वॉइस को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जवाब देगा। हे श्री, यानी कि अगर आप एप्पल का डिवाइस यूज कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आ जाता है आपका हे श्री आ जाता है। क्या आ जाता है, तो हे श्री। आप हे श्री से जो भी पूछेंगे, जो भी मौसम के बारे में पूछेंगे, आप अपने बारे में पूछेंगे, किसी के बारे में पूछेंगे, जो भी आप पूछताछ करेंगे तो आपके वॉइस को सुनेगा और जवाब दे देगा, यानी कि एक इंसान की तरह बना दिया गया है। ठीक है, उसे रोबोटिक्स, यानी कि कई सारे आप हॉस्पिटल वगैरह में, मैं तो नहीं देखा हूँ कभी, इंडिया वगैरह में पता नहीं है कि नहीं है, तो मैं तो कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन कई सारे वीडियो वगैरह में देखा था, आप लोग भी देखे होंगे। कई सारे वीडियो में क्या होता है कि ये काम करते हैं, कौन से, तो रोबोट हॉस्पिटल में काम करते हैं ये। जैसे कि डॉक्टर से कोई पर्ची वगैरह ले जाना है ना, कुछ सफाई वगैरह करना है तो वहाँ भी यूज होता है, या फिर किसी पेपर वगैरह को यहाँ से इधर से उधर करना तो वो भी करना ये करता है, कौन चीज़, तो कौन करता है, तो ये रोबोट करता है। ठीक है, रोबोट काम करता है। या फिर आप डिलीवरी, ये बाहर समय क्या होता है, आउट ऑफ कंट्री में क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ ये सामान मंगवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि रोबोट जाता है, यानी कि ड्रोन के थ्रू जाता है ना। ड्रोन के थ्रू आपका पार्सल पहुंचेगा और वहां से क्या है कि आप कार्ड से उनको पेमेंट कीजिए, और जैसे पेमेंट हो जाएगा तो वो ड्रोन क्या करता है कि पेमेंट वगैरह जैसे हो जाएगा तो सामान देगा और वहां से निकल जाएगा, जहां से आया वहां चला जाता है। तो ये क्या है, तो रोबोट यानी कि एक इंसान की तरह क्या करता है, काम करता है। मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग क्या है कि आप समझिएगा, इसका एग्जांपल और बता रहा हूँ। जैसे कि आप आजकल भी देख रहे हैं 5th जनरेशन का कमाल देखिए, आजकल जो भी आप व्हाट्सअप अगर चालू कीजिए, ठीक है, इससे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी जस्ट मेरे माइंड में आ गया है। आप अगर व्हाट्सअप ओपन करेंगे तो क्या बताएगा, जैसे आप इस लिखेगा ना और आई जैसे आप लिखेंगे तो क्या जगह हाई सजेस्ट कर देगा। जैसे आप इच लिखेंगे और ई जैसे डालेंगे तो हेलो का सजेशन देगा। आप जो चीज़ आप लिखते हैं आपके हैबिट के अनुसार आपका फ़ोन क्या करता है, उस चीज़ को पकड़ लेता है, यानी कि उस चीज़ को आपका फ़ोन क्या करता है कि आप ही से सीखता है, धीरे धीरे अपने आप सीखेगा और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, खुद सीखता है। नया मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप जो चीज़ ज़्यादा बात करेंगे वो समझ जाता है, और जैसे उस चीज़ को हल्का सा आप लेटर, एक छोटा सा लेटर लिखेंगे वो सजेस्ट कर देगा, तो वहाँ से आप क्या करते हैं वो कर देते हैं। और हाँ, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आप यूट्यूब पे आप जो भी सर्च करेंगे उससे रिलेटेड आपका वो कंटेंट तो आएगा ही आएगा, यानी कि वो वीडियो तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या करेगा यूट्यूब क्या करेगा, तो आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही वीडियो आपके सामने आपका डिस्प्ले पे सजेस्ट करेगा। तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है क्या चीज़, तो मशीन लर्निंग, यानी कि यूट्यूब भी क्या है कि एआई
क्योंकि यूट्यूब में भी एआई का ये चीज़ लगाया है। अगर आप गलती से भी आप फ़ोन पे सर्च कर लेंगे कि हमें मोटो का फ़ोन चाहिए या फिर वीवो का फ़ोन चाहिए या फिर फ़ोन हमें ख़रीदना है, तो आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऐड आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और तो इस तरह से क्या है कि एआई इसमें लगाया जाता है। एआई से क्या होता है कि आप एआई क्या करता है, इंसान की तरह सोचता है, समझता है और वैसा ही क्या करता है, बिहेव वगैरह करता है, ठीक है। लेकिन एआई में क्या है, तो इमोशनल पावर नहीं है, ठीक है। अगर इमोशन डाल दिया जाएगा एआई में तो क्या हो जाएगा कि एआई इंसान पे हावी हो जाएगा, इंसान का गुलाम। अभी क्या है कि इंसान गुलाम बना हो, ये कंप्यूटर आपका गुलाम बना हुआ है ना। कंप्यूटर को आप जो कमांड देते हैं, जो निर्देश देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, जो भी चीज़ आप बताते हैं वो कर देता है ना। लेकिन क्या होगा कि अगर एआई के अंदर इमोशन दे दिया जाएगा तो इंसान का ये क्या करेगा, इंसान को गुलाम बना सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि इसको इमोशन पावर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 5th जनरेशन में क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे ही कि अभी जो क्या है कि मार्केट में अगर कंप्यूटर लेने जाएगा तो बताया जाएगा कि 7th जनरेशन का कंप्यूटर है, 8th जनरेशन का कंप्यूटर है, 10th जनरेशन का कंप्यूटर है, 12th जनरेशन का है ना, 13th जनरेशन का है, 14th जनरेशन का है, अभी 14 आ गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 5th जनरेशन आपका चल रहा है। देखिए ये भी सही है, जो दुकानदार बताता है, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो वो भी सही है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं। देखिए अंतर बहुत ही छोटा सा है और ये अगर खोजना अगर चाहेंगे तो बहुत रेयर केस है कि बहुत कम केस में आपको इस चीज़ का पता लग पाएगा। लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग एडीसी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि एडीसी कोर्स करना चाहते हैं और इस चैनल के थ्रू अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, मार्कशीट लेना चाहते हैं, आई कार्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना, टोटल कोर्स को कंप्लीट करना। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट या फिर जो भी वो चीज़ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मैं एक छोटा सा वीडियो में अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, मेरे चैनल से कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो अलग अलग जो भी चैप्टर टॉपिक आप देख रहे हैं, फंडामेंटल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS ऑफिस हो गया, टैली प्राइम होगा, GST हो गया, इंटरनेट ईमेल इंटरनेट हो गया, DTP में इन सारा ये सारा का सारा आ गया। तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। फुल कोर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि इसी चैनल से क्यों करें, तो इस चैनल पे करने का कई सारा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट बताऊं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या है कि हज़ारों का नोट मिल जाता है, ठीक है। और नोट जो मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ जितने भी मैं काम करवाता हूँ उसका प्रोजेक्ट फाइल है, यानी कि रियल कंपनी का प्रोजेक्ट फाइल जो भी होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपके अंदर क्या है कि एकदम रियल काम करेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं रियल काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे जैसे कि अगर आप MS ऑफिस का प्रोजेक्ट वर्क कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस चीज़ को एकदम आसान भाषा में समझिए। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का डेटा एंट्री का काम बिल्कुल अच्छे से संभाल सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पे MS ऑफिस रिलेटेड जितने भी पेपर वर्क होता है, एक लाइन में समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि पेपर वर्क जितने भी किसी भी कंपनी किसी भी ऑफिस का बात कर लीजिए, वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, वहाँ पे क्या है पेपर वर्क का जो भी काम होता है सारा का सारा इसमें क्लियर करा दूंगा, प्रोजेक्ट वर्क अगर आप कर लेंगे तो, ठीक है। चलिए अगर आप टैली प्राइम कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो किसी भी कंपनी का बिलिंग का जितना भी काम होता है, हिसाब किताब का जितना भी काम होता है, आप एक ही लाइन में समझिए, ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, है ना, वो सारा का सारा इससे कर सकते हैं। ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट हुआ, बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाता है बस डेट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है, तो मुझे पता है कि बच्चों का रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा सिलेबस को डिजाइन किया गया है, ताकि बच्चा अगर ADC कर ले तो वो कहीं पे बिलिंग का काम कर सके, कहीं पे GST का जितने भी वर्क होता है वो सारा का सारा काम कर सके। ईमेल एंड इंटरनेट में आजकल पता ही है कि जमाना ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन जमाना हो चुका है तो आपको ऑनलाइन काम करने आना चाहिए, है ना। ईमेल एंड इंटरनेट का यूज करके आपको ऑनलाइन काम करने आना चाहिए, तो इसके लिए भी प्रोजेक्ट वर्क आपको मिल जाएगा। DTP में क्या है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी काम आता है, यानी कि अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हैं, देखिए प्रोजेक्ट वर्क का बेनिफिट क्या होता है कि आपके साथ में रियल कंपनी के डेटा शेयर करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग काम करवाता हूँ। अब बताओ कि रियल कंपनी का डेटा कौन शेयर करेगा, जो आज तक किसी कंपनी का वर्क ही नहीं किया हो, है ना, जिसके पास किसी कंपनी का वर्क ही नहीं आया, वो क्या शेयर करेगा। तो इससे रियल कंपनी डेटा इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आप चीज़ों को रियल चीज़ों को देखें, ताकि समझ में आए कि अच्छा ऐसे काम होता है ना।
तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर सकते हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ, अमेजन प्राइम वगैरह हो गया है ना, उसके लिए काम कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए काम कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, किसी भी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कंपनी है जिसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ना, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, या फिर कंपनी के लिए जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग के जो कंपनी है उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे मेडिसिन आते हैं तो उनका डब्बा बनाया जाता है, उनका पैकेजिंग का ना डिजाइन वगैरह बनाया जाता है, तो सारा का सारा आप काम यहाँ से इस प्रोजेक्ट वर्क को अगर देख लेते तो आप कर सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि देखिए इतनी सारा चीज़ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, है ना। और जो भी आपको कोई भी चीज़, जो भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप नोट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और टेलीग्राम का, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर एक बार चेक कर लीजिए कि वहाँ पे आपका जो भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या है कि सारा का सारा नोट वहाँ पे शेयर कर दूँ, वहाँ से जाइए आप डाउनलोड कीजिए और जो भी आपको देखना है, जो भी आपको रिवीजन करना है वो आप वहाँ से आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अभी टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे, तो कंप्यूटर का जनरेशन देख रहे थे। तो अभी जो आपका चल रहा है 5th जनरेशन चल रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि 13 जनरेशन चल रहा है, 14 जनरेशन चल रहा है ना। ये कौन सा आप लेना चाहेंगे, तो देखिए अभी जो वो क्या है, तो वो है प्रोसेसर का जनरेशन जो मार्केट में बताया जाता है, यानी कि 12 जनरेशन है ना, या फिर 13 जनरेशन है, 14 जनरेशन है। तो वो जो बताया जाता है, क्या बताया जाता है, तो वो बताया जाता है आपका क्या चीज़, तो वो बताया जाता है क्या चीज़, तो वो बताया जाता है आपका प्रोसेसर का जनरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर क्या होता है। अगर आप प्रोसेसर वाला वीडियो नहीं देखें CPU वाला, तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और चेक कीजिए कि प्रोसेसर होता है क्या। तो वो बताया जाता है प्रोसेसर का जनरेशन आपका कौन चल रहा है, यानी कि 14 चल रहा है, लेकिन ये है टोटल ओवरऑल कंप्यूटर का जनरेशन है। तो कंप्यूटर का जनरेशन की बात किया जाए तो 5th जनरेशन चल रहा है, ठीक है। प्रोसेसर का जनरेशन की बात किया जाए तो अभी 14 चल रहा है। जिस तरह से आपका मोबाइल होता है ना, मोबाइल में बताया जाता है कि एंड्रॉयड 11 है, एंड्रॉयड 12 है, एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 14 है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2nd जनरेशन जो आया था वो कब से कब तक आया था। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।